मेट्रो जियोग्राफी पुस्तक किस भूगोलवेता ने लिखी थी? ये लिखी थी फ्रेडरिक रेटजेल ने। किसने लिखी थी? रेटजेल ने। आप सीधा सीधा नाम याद रखना, रेटजेल। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, रेटजेल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, जिसमें कहा है उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत, क्योंकि वर्ल्ड में जब बात की जाती है तो दो गोलार्ध, एक तो दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के जो अपने पास में 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है और इसके तरफ नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो इस उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत 85% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 85% जनसंख्या निवास करती है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, सुनिएगा, राजस्थान के कोटा जिले में मिश्रित ग्रामीण अधिवास कहाँ पाया जाता है? अर्थात राजस्थान के कोटा जिले में मिश्रित ग्रामीण अधिवास, तो ग्रामीण अधिवास कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है सांगोद। एक तो है कोटा की जो सांगोद है ना, इसमें सांगोद। इसके अलावा खुर्द भी कह सकते हैं अपन, खुर्द, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अधिवास की स्थिति मिलती है राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत मिश्रित। तो सांगोद तहसील के खुर्द गांव में, आप क्या कह सकते हो? सांगोद तहसील के खुर्द गांव में अपने को अधिवास की स्थिति प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के दोनों छोरों पर कौन से नगर स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन मार्ग के दोनों छोरों पर कौन से नगर स्थित है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी जो छोर है, पश्चिमी छोर, तो इस पे तो स्थित है लेनिनग्राद। कौन सा है? लेनिनग्राद। और जबकि पूर्वी छोर है, उस पूर्वी छोर पे स्थित है यहाँ पे व्लादिवोस्टोक। तो कौन सा है? व्लादिवोस्टोक। तो इन दोनों के नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन है। और 2018 के पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तब बहुत से विद्यार्थियों ने नहीं भी आया था। तो याद रखना, लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है भेड़ पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भेड़ पालन में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान। तो आप ध्यान रखना, भारत में सेकंड स्थान है भेड़ पालन में भारत का विश्व में। और छठा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था विद्यार्थियों 1950 में। कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो अपने अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि धारावी बस्ती में तिपाई वाहनों का प्रवेश क्यों वर्जित है? तो धारावी बस्ती, सबसे पहले तो आप ये सुनिएगा, अभी वर्तमान में इसका अक्सर नाम भी आ रहा है कोरोना महामारी के कारण से। तो धारावी बस्ती है बम्बई में। कहाँ पे? ये बम्बई में। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे तिपाया वाहन प्रवेश क्यों वर्जित है? क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो इतनी संकरी है कि उनमें कोई भी वाहन आसानी से मा ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटरसाइकिल, साइकिल भी बड़ी मुश्किल से आप निकाल पाओगे। तो इस कारण से 3 पहिया वाहन जाएगा तो रास्ता क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। इसलिए इस जाम की स्थिति को बचाने के लिए यहाँ पर तिपाया वाहनों को प्रवेश वर्जित किया गया है। और सबसे सघन बस्ती भी यही है, और भारत की सबसे गंदी बस्ती भी इसी को कहा जाता है, धारावी बस्ती को, जो बम्बई में भारत की सबसे गंदी बस्ती कहलाती है। और सबसे सघन बस्ती भी यही है, और भारत की सबसे बड़ी बस्ती भी यही है, धारावी, ठीक है ना, कच्ची बस्ती जिसको अपन कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है परिवहन एवं संचार में अंतर कीजिए। तो परिवहन और संचार में दोनों में अंतर को समझें। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि परिवहन तो वह है जो एक स्थान से दूसरे स्थानों तक अपने सामानों को या जो भी कोई भी संसाधन है या आवागमन करवा सकते हैं,
एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उन्हें क्या कहेंगे अपन? परिवहन कहेंगे। अर्थात ऐसे संसाधन जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का या व्यक्तियों का या किसी भी प्रकार से आवागमन हो, अर्थात उनको लाने ले जाने का कार्य किया जाए, तो वो क्रिया होती है परिवहन के द्वारा। और संचार वो होता है जिसके अंतर्गत इसमें भी आना जाना तो होता है। कहने का मतलब इसमें केवल ये रहेंगे कि आपके डाटा जा रहे हैं। डाटा का मतलब ये है आपकी आवाज़ हो सकती है, आपके कोई लिफाफे हो सकते हैं, कोई संदेश हो सकता है, या आपके विचार हो सकते हैं। तो संचार का मतलब ये है कि इनमें विचारों का आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन जिसको अपन कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, जिसमें कहा गया है जैविक संसाधन प्राय असामाप्य क्यों होते हैं? तो जैविक संसाधन प्राय असामाप्य इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी खुद की इन संसाधनों की प्रजनन क्षमता से वंशवृद्धि कर नवीनीकरण होने के कारण से प्राय असामाप्य हो जाते हैं। कहने का मतलब इनमें जो प्रजनन की क्षमता होती है जैविक संसाधन में, वो क्या होती है? अपने आप उत्पन्न होती है, जिससे इनका वंश क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो वंशवृद्धि कर नवीनीकरण होने के कारण की क्रिया को ही क्या कहते हैं अपन? असमापायिक कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था उस समय पेपर में, और बहुत टफ क्वेश्चन था उस समय विद्यार्थियों को नहीं आया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिएगा। अर्थात अपने को भारत के अंतर्गत नियोजन की जो आवश्यकता है उसके कोई 2 महत्वपूर्ण कारण बताने हैं। तो पहला कारण तो था यहाँ पे राष्ट्र, अपने कह सकते हैं राष्ट्र व प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र में प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाना पहला कारण तो ये दे सकते हैं। और दूसरा कारण दे सकते हैं कि जो अपना देश है इसका चौमुखा विकास हो। तो एक तो हम कह सकते हैं विकास हो, और एक क्या कह सकते हैं अपन? राष्ट्रीय आय बढ़े। तो ये 2 महत्वपूर्ण नियोजन की आवश्यकताओं के कारण हैं कि भारत में नियोजन की आवश्यकता के 2 कारण लिखिए। तो पहला है आय में वृद्धि होना चाहिए, और दूसरा है विकास। तो ये 2 कारण लिखने के आधे अंक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको ये बता दूं, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर इसलिए कहा जाता है क्योंककि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न प्रकार के खनिज आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे अपन कहें खेतड़ी में तांबा का उत्पादन होता है, इधर से अपन चले जाएं झालोर की तरफ या उदयपुर की तरफ, तो इधर भी रोक फास्फेट, इनके बहुत सारे खनिज अपने को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इस कारण से राजस्थान को खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। भाई यहाँ पे खनिजों की अधिक प्राप्ति होती है, इस कारण से खनिजों का अजायबघर कहते हैं। शॉर्ट में आंसर दे सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है जिसको सुनिएगा जनसंख्या एवं प्रदेशों के संसाधनों की व्यू रचना करने हेतु आप भूगोल की किस शाखा का चयन करोगे? तो अपन सबसे ज़्यादा जब यहाँ जनसंख्या शब्द आया है, प्रदेश संसाधन आए हैं, तो इनकी व्यू रचना करेंगे तो केवल और केवल अपनी भूगोल का ही नाम लिख दो। और अपने भूगोल का नाम क्या है? मानव भूगोल। तो हम किसकी रचना करेंगे या किसका चयन करेंगे? मानव भूगोल का। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना मानव भूगोल का चयन किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सुनिएगा। इसमें आपसे कहा गया था बोर्ड के पेपर के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में शीघ्र राहत है तो उचित परिवहन माध्यम सुझाइए। तो प्राकृतिक आपदा जब आती है तो सबसे ज़्यादा जो राहत पहुंचाने वाले उचित परिवहन माध्यम है वह है एक तो वायु परिवहन। सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? वायु परिवहन। क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण से क्या होगा? सड़क ये सब क्या हो जाती है? टूट जाते हैं। और जब ये टूट जाएंगे तो फिर इनमें तो बसें तो चलेगी नहीं, या कोई किसी प्रकार से कुछ और भी नहीं जाएंगे। अत्यधिक बाढ़ आ जाएगी तो ट्रेन भी बंद हो जाती है। तो फिर केवल और केवल उस समय शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए अपने को वायु परिवहन की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये अपना खंड के जो 13 क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आते हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। एक एक नंबर के ये 13 क्वेश्चन हैं। अब देखिएगा अपन चर्चा करते हैं खंड ब के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आए उनके बारे में भी देख लेते हैं। मैं इनको आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा, केवल आप इनको थोड़ा सा समझिएगा और घर पे अध्ययन कर सकते हो आप अधिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है द्वितीय व्यवसाय क्या है? इसके कोई 2 उदाहरण लिखिएगा। तो अपन ये कह सकते हैं द्वितीय व्यवसाय वो होते हैं जो मानव द्वारा किए जाने वाले ऐसे व्यवसाय जिनके अंतर्गत
प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है। अर्थात जो प्रकृति के द्वारा अपने को संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं उन संसाधनों का अपन क्या करते हैं, सीधा उपयोग नहीं करते हैं, बनिस्पत मशीनों के माध्यम से प्राप्त हुए उनका उपयोग करते हैं। और साथ में आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उनका उपयोग किया जाता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। और इसमें अपने से पूछा गया था कि 2 उदाहरण लिखिए। तो द्वितीय व्यवसाय में 2 महत्वपूर्ण उदाहरण अपन दे सकते हैं, जैसे कि एक तो कपास से सूती वस्त्र बनाना, क्योंकि कपास क्या हो गया, कच्चा माल, और सूती वस्त्र उससे पक्का माल बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे ही एक और दे सकते हैं अपन, लकड़ी से फर्नीचर का बनना, या लकड़ियों से फर्नीचर निर्मित करना, या खनिजों से अपन धातुएं प्राप्त करना। तो ये सब क्या है, द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, और ऐसा अपन ने पढ़ा भी है। अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है वो कम से कम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 20 तक चैप्टरों की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उनको केवल आप सुन लीजिए, जिसमें आपके बहुत कुछ हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल सुन लो। उनको ध्यान से सुन लीजिए, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, आसानी से आप देख सकते हो। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जो 4 कारक हैं उनमें से पहला है विकास का स्तर कम होना। एक तो ये भी है विकास का स्तर, या आप ये कह सकते हो आर्थिक विकास में कमी। जब अपने पास में पैसे नहीं है तो अपन शिक्षा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा है नगरीकरण, ये भी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर को प्रभावित करता है। और तीसरा आप लिख सकते हो लोगों का जीवन स्तर। और चौथा लिख सकते हो महिलाओं की सामाजिक स्थिति। और ऐसे ही 2-4 और बढ़ाना चाहो तो सुविधाओं का स्तर, सरकारी नीतियाँ, ये सब क्या करती है, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके बाद में देखिएगा विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, बुशमैन बड़े पशुओं का शिकार कैसे करते हैं। तो बुशमैन जनजाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी परीक्षा में आने की इसकी 100% चांसेज है, तो आप ध्यान रखना इसका। बुशमैन बड़े पशुओं का शिकार कैसे करते हैं। तो बुशमैन जनजाति है वो बड़े पशुओं के शिकार के लिए 2 तरीके अपनाती है। एक तो पहला जो तरीका होता है, पशुओं को कीचड़ में फंसाकर या कीचड़ में दलदले क्षेत्र में उनको घेर कर वहाँ पे मारना। और दूसरा होता है पशुओं के फंदे लगाकर उनको पकड़ना। तो ये भी इसका 2 कारण कहें। और तीसरा अगर लिखना चाहो तो पशुओं को गड्ढे में गिरा देते थे वो, क्योंकि अपन ने ऐसा अध्याय के अंतर्गत पढ़ा था। तो बुशमैन जनजाति उनको गड्ढे में गिराकर भी पकड़ लेते थे। और साथ में चौथा और कहें तो उनके जो हथियार थे मछलियों के लिए, है ना, मारने के लिए जो हारपून हथियार, इस प्रकार के जो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है उस अध्याय के अंदर, तो वहाँ से आप उनको भी लिख सकते हो। परंतु यहाँ कोई 2 तरीके पूछे थे, तो आप ये कह सकते हो कि गड्ढे में गिराकर भी पशुओं को मारते हैं वो, और कीचड़ में फंसाकर या फांदा लगा, जिसको अपन क्या कहते हैं वो फंदी लगाकर, उससे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप में उच्च घनत्व के कोई 4 कारण लिखिएगा। तो इसके महत्वपूर्ण जो 4 कारण थे, अपन ये कह सकते हैं मध्यवर्ती यूरोप में उच्च घनत्व के। तो उच्च घनत्व का पहला कारण हो सकता है कि वहाँ की जलवायु क्या हो, स्वास्थ्यप्रद हो। तो स्वास्थ्यप्रद जहाँ जलवायु होगी तो वहाँ पे उच्च घनत्व अर्थात अधिक व्यक्ति रहने का प्रयास करेंगे। दूसरा बता सकते हो आप कि समतल मैदान होना। अब समतल मैदान होता है तो वहाँ पर भी व्यक्ति अधिक रहने का प्रयास करते हैं। और तीसरा आप कह सकते हो औद्योगिक विकास में वृद्धि, भाई वहाँ पे औद्योगिक विकास अधिक हो रहा होगा। और चौथा कह सकते हो खनिज संपदा मिलना, अर्थात खनिजों की संपदा वहाँ पे हो या खनन कार्य चलते हों तो वहाँ पर भी व्यक्ति अधिक रहते हैं। और लिखना चाहो तो पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध होना, है ना, उपजाऊ मृदा का होना, ये बहुत सारे अपन यहाँ पे जनघनत्व के कारणों में लिख सकते हैं। अब अगले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखते हैं। आपके पेपर का जो 18वां क्वेश्चन था, ये अभी संभावना बहुत कम है परीक्षा में आने की, पर फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए। अप्रैल दिसंबर 2015 अवधि में भारत का आयात व निर्यात क्रमशः 351 व 239.93 अरब डॉलर था। भारत के व्यापार संतुलन की स्थिति स्पष्ट कीजिए और राष्ट्र हित में उचित सुझाव भी दीजिए। तो यहाँ पर अपने इतना सा कह सकते हैं, देखो ये सब अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है, हर स्टूडेंट अलग अलग इसका आंसर निकालता है, पर फिर भी आप इतना सा कह सकते हो कि जो व्यापार का घाटा था संतुलन की स्थिति में भारत में आयात और निर्यात आंकड़ों से स्पष्ट हो गया था। जो दोनों आयात और निर्यात के जो अपने को आंकड़े दिए, इनसे आप अगर देखोगे तो ये चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि अपने को व्यापार में घाटा हुआ। और व्यापार के अंतर्गत जो घाटा हुआ, अगर 351.61 में से 239.93
को घटा दें, अपन माइनस कर दें, तो लगभग 111.68 के लमसम इसमें अपने को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। अब अपने को राष्ट्रीय हित में इसके क्या सुझाव दें व्यापार स्थिति को संतुलन बनाने के लिए, तो राष्ट्रीय हित में अपन यही सुझाव दे सकते हैं अपनी तरफ से कि यातायात की तुलना में निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, और स्वदेशी उत्पादों के द्वारा आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जाए। जैसे भी वर्तमान में अपने से कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनेंगे तो अपने उत्पाद अपने पास में रहेंगे। और तीसरा कह सकते हो तेल आयातों को कम करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का निर्माण करना या उनका प्रयोग बढ़ाना, अर्थात ऐसे स्रोत जो गैर परंपरागत, अर्थात अपने को सौर ऊर्जा के या पवन ऊर्जा के इस प्रकार के परंपरागत ऊर्जा स्रोत बनाने चाहिए जिनका उपयोग हो, उत्पादन में वृद्धि की जाए तथा संसाधनों को कुशल प्रयोग में लाया जाए। तो इस प्रकार से 4 अपन इसके उचित सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और भी सुझाव दे सकते हो अपने हिसाब से, प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग सुझाव हो सकता है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस बार भी आने की इसकी संभावना बनी हुई है, मोस्ट क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईंधन उपयोग संबंधी कोई 2 उपाय सुझाइए। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईंधन उपयोग संबंधी कोई भी 2 उपाय सुझाइए। तो पहला उपाय तो अपन यही बता सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अपने को क्या करना चाहिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए या पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। पवन ऊर्जा या बैटरी चालित वाहन अभी वर्तमान में अपने भारत के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बैटरियों से चलने वाले या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आने लग गई है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही है उनसे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण नियंत्रित होगा। और इसके अलावा दूसरा अपन दे सकते हैं कि ऐसे जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये कह दो जो फैक्ट्रियां हैं, तो फैक्ट्रियों के अंतर्गत जो धुआं निकलता है तो उनमें धुआं रोधक क्षमता वाले गीजर लगानी चाहिए, अर्थात उनमें फिल्टर लगाना चाहिए जिससे धुएं की जो कार्बन के तत्व है वो सीधे ही वायु में न जाए और वो फैक्ट्री में एक जगह उसमें फिल्टर होकर ही बाहर जाए, जिससे भी वायु प्रदूषण को कुछ मात्रा में नियंत्रित किया जा सकता है। और इसके अलावा और लिखना चाहो तो अपने कह सकते हैं कि जो लकड़ियाँ हैं, जंगल है, ये इनको अधिक से अधिक अपने को लगाना चाहिए जिससे उपयोग वायु प्रदूषण की नियंत्रण किया जा सके, वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20 है सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास में आपसे क्या कहा गया है, सुनिएगा। सतत पोषणीय विकास में आपसे कहा गया है विकास हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। तो अब इसके 2 उपाय आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िएगा, ये मेरे को थोड़ा सा अभी पता नहीं है, आपको मैं बता नहीं पाऊँगा, तो इसलिए आपकी पाठ्य पुस्तक से आप इसको थोड़ा सा देखना। सतत पोषणीय विकास हेतु कोई 2 उपाय बताइए। वैसे तो अपन इसमें पाठ पढ़ा था सतत पोषणीय का, शायद 12वां या 13वां पाठ होगा, उसके अंतर्गत आई तो थी पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा, ऐसे कुछ टॉपिक है ये, पर आप इसको ज़रूर देखना, ये अभी मेरे को डाउट में है, मेरे को पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है विद्यार्थियों, देखिए ग्रामीण अधिवास के रेखीय एवं आयताकार प्रतिरूपों के रेखा चित्र बताइए। तो विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं, जो आयताकार और रेखीय ग्रामीण अधिवास में रेखीय एवं आयताकार प्रतिरूपों के रेखा चित्र बताइए। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक से देखिएगा, जो आयताकार है वो तो बॉक्स के समान है, ठीक है, और रेखीय है वो सड़कों के समान, जैसे सड़क होती है ना चौराहे पे कटती है, तो उस तरह का एक आरेख था अपने पास में, रेखीय प्रतिरूप था, उस तरह के आरेख है। कहने का मतलब ऐसे मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया रेखीय, ठीक है, ये इस तरह का आरेख जो बनता है ये तो रेखीय बन जाता है, इसमें यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और आयताकार वाले में क्या होता है कि इस तरह से वो एक आयताकार बॉक्स है जिसके अंदर छोटे छोटे इस तरह की लाइनें बनी हुई है, तो उसको आयताकार रेखीय कहते हैं। तो इस प्रकार के 2 रेखीय थे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में प्रमुख लोहा इस्पात केंद्रों को अंकित कीजिए। तो अपने को लोहा इस्पात केंद्रों को अंकित करना है विश्व के मानचित्र में। तो देखिए भाई, मैं आपको सीधा सीधा ही बता सकता हूँ, ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा। पहला बिंदु है इसमें शिकागो।
तो आप इस शिकागो के बारे में समझिएगा। शिकागो आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में। तो विश्व का जो ये मानचित्र होता है ना, ये वाला अमेरिका का, तो इसमें यहाँ पे शिकागो है। ठीक है, तो याद रह जाएगा ना शिकागो, ये शिकागो। ठीक, अब इसके बाद में है दूसरा है मॉस्को। तो ये मॉस्को आपको मिलेगा अफ्रीका में नहीं, यूरोप महाद्वीप में। जब अपन नीचे की तरफ तो अफ्रीका महाद्वीप चला जाएगा और यहाँ से ऐसे करके एशिया और यूरोप बढ़ाते हैं। तो यूरोप में आपको मॉस्को मिलेगा, यहाँ पे फ्रांस के आसपास से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप डॉट लगा के उसको मॉस्को लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। और एक है इसमें साओ पोला। ये साओ पोला है, ये आप थोड़ा सा देखना, मेरे को भी इतना कंफर्म नहीं है, पर फिर भी जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वहाँ तक ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में चिली के आसपास। तो आप देखना इसको सही तरीके से, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं भी। साओ पोला दक्षिण अमेरिका में मिल सकता है आपको, चिली के आसपास। और इसके बाद में जमशेदपुर, ये तो जमशेदपुर तो भारत में है, एशिया महाद्वीप में। नीचे आप भारत का जो मानचित्र दिखाई देगा वहाँ पे आप पश्चिम बंगाल की तरफ जाकर बिंदु लगाकर वहाँ पे आप जमशेदपुर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 था, ये भी मानचित्र से संबंधित है विद्यार्थियों, इसको भी समझिएगा। दिए गए भारत के मानचित्र, अब ये भारत का है, जिसमें प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में प्रदर्शन करना है। तो दिल्ली, अब दिल्ली तो भारत की राजधानी है। अगर आप भारत का मानचित्र देगा वो, तो भारत के मानचित्र के आधार पर हम आसानी से इनको बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिल्ली यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा है उदयपुर राजस्थान में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे। और इसके बाद में अगला क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु आपको मिलेगा, ये नीचे की तरफ मिलेगा। अब अपना मानचित्र नहीं बन पाया है, तो नीचे की तरफ जैसे आप जाओगे, मान के चलो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में मिल जाएगा आपको ये बेंगलोर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये बेंगलोर वाला मिलेगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत। और इसके बाद में है एक, क्या पूछा है आपसे? पटना। तो पटना आपको मिलेगी, कहने का मतलब है उत्तराखंड, बिहार में। कहाँ पे मिलेगी ये? बिहार में। तो यहाँ बिहार वाले राज्य में आप पटना को बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानचित्र आपका कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में देखिएगा विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या दिया था, ये भी मानचित्र आया था। तो वो जब 3 मानचित्र आपके बोर्ड परीक्षा में एक साथ आ रहे हैं। ये राजस्थान का मानचित्र है, जिसमें उदयपुर, अजमेर, राजसमंद और नागौर दिए गए हैं। तो राजस्थान के मानचित्र के लिए तो अपने को कुछ भी नहीं है, राजस्थान के ज़िले हैं, ज़िले बढ़ने हैं। तो राजस्थान में देखो उदयपुर है, ये दक्षिणी राजस्थान की तरफ पड़ेगा आपका। उदयपुर, राजसमंद दोनों पास में ही है। नीचे की तरफ उदयपुर है, ऊपर की तरफ राजसमंद है। अजमेर है जो राजसमंद से ही जस्ट टच में मिल जाएगा आपको। और ये मान लीजिए अपने को टोंक से साइड में जो चलते हैं वो वाला क्षेत्र अजमेर का मिल जाएगा। और नागौर है, ये भी अजमेर से ऊपर। कहने का मतलब तीनों की जब अपन राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे ना, तो राजस्थान के मानचित्र के अंतर्गत ये ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे उदयपुर मिल गया, और यहाँ पे राजसमंद मिल गया, फिर यहाँ पे अजमेर मिल गया। तो ये तीनों की तीनों अपने को इस तरह से मिलेंगे। नागौर भी यहाँ इधर मिल जाएगा, जोधपुर की तरफ। तो ये चारों इस तरह से अपने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या दिया है? खंड स है। अब खंड स के क्वेश्चनों को मैं आपको केवल समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं। फिर भी कोशिश करूँगा कि जो मेरे को आता है उसको आपको बताने तक। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के स्थानीय प्रतिरूपों को समझाइए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के स्थानीय प्रतिरूपों को समझाइए। तो अब इसमें स्थानीय प्रतिरूप के अंतर्गत तीव्र जनवृद्धि या जन्म दर, है ना, मध्यम जन्म दर, क्षेत्र, इस प्रकार के आपको बिंदु लिखने पड़ेंगे। इसमें बहुत सारे, कम जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल से समझानी पड़ेगी। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें कहा गया है आपसे कि विश्व की जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु 6 उपाय बताइए। तो विश्व की जनसंख्या समाधान हेतु 6 उपाय आपको बताने। तो एक तो नवीनीकरण संसाधनों का होना चाहिए, है ना, सागरीय संसाधनों का उपयोग बढ़ा देना चाहिए, भौगोलिक साधनों के अनुकूलतम उपयोग करने चाहिए, अधिक वृद्धि होनी चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, विज्ञान व तकनीकी का उपयोग होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा और आप बता सकते हो विवाह सही उम्र में करना चाहिए, अर्थात आप एक 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करना चाहिए, परिवार नियोजन की
या संतति निग्रहों की, ये सारी चीज़ें अपने को अपनानी चाहिए, जिसे विश्व की जनसंख्या समस्या का समाधान हेतु अपन बता सकते हैं। भाई इनकी समस्याओं जनसंख्या को इस तरह से समाधान कर सकते हैं समस्या को। 27वां क्वेश्चन है जल संरक्षण एवं प्रबंध हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए एवं उनका वर्णन कीजिए। तो ये अपनी पाठ्य पुस्तक से देखिएगा। जल संरक्षण प्रबंधन हेतु 3 उपाय, जिनमें से एक तो जल प्रदूषण का निवारण होना चाहिए, जल का पुनर्चक्रण होना चाहिए, वर्षा के जल का संचयन करना है। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल से लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए खंड द। अब खंड द के अंतर्गत विद्यार्थियों बड़े क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे 4-4 अंक वाले, जो ये मान के चलो कि अपने एग्जाम में स्कोरिंग करने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आपको पहला ही क्वेश्चन दिया है पशुपालन क्यों किया जाता है। तो पशुपालन इसलिए किया जाता है कि मानव द्वारा भोज्य पदार्थ दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, है ना, ये प्राप्त हो जाए अपने को आसानी से, मांस, चमड़ा, तो वो सारी स्थितियाँ अपन ने पढ़ी थी। तो पशुपालन इसलिए किया जाता है। चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुचारण की तुलना में निम्न शीर्षों के अंतर्गत कीजिए विशेषताएं और क्षेत्र। देखो चलवासी और वाणिज्य क्षेत्र में 2 चीज़ें बतानी है, एक तो विशेषताएं बतानी है उनकी, और एक क्षेत्र के बारे में, उनके बारे में बताना है। तो विश्व के स्तर पे बताना है तो विशेषता तो आप ये कह सकते हो कि जो चलवासी पशुचारण है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते हैं, चलवासी का मतलब ये होता है, ठीक है। और इन प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं, इनकी देखभाल विशेष नहीं होती है। और आप वाणिज्य में ये कह सकते हो कि इनको एक स्थान पर रखा जाता है, निश्चित स्थान पर बाड़ों में रखा जाता है, और इनकी वैज्ञानिक तरीक़ों से अपन देखभाल करते हैं वाणिज्य पशुओं में, ठीक है। और इसके बाद में क्षेत्र पूछा गया है, तो क्षेत्र के रूप में देखो ज़्यादा मेरे को याद नहीं है, क्षेत्र आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखना विश्व में कहाँ कहाँ है, लंबा चौड़ा विश्व है। पर वैसे भी जो ये चलवासी है ना, सबसे ज़्यादा टुंड्रा प्रदेश और अफ्रीका का मेडागास्कर जो अपन ने पढ़ा था वह है, और साथ में आप पश्चिमी एशिया मरुस्थल भी ले सकते हो, सहारा मरुस्थल ले सकते हो, तो इनमें चलवासी पशुचारण होता है। और वाणिज्य है तो ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, इन जो देश है इनके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में वाणिज्य पशु, अमेरिका में भी वाणिज्य पशुओं की सबसे ज़्यादा ये है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 29, भारत में गेहूं अथवा चावल की कृषि का वर्णन निम्न शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। तो ये वर्णन आप आसानी से कर सकते हो। आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उत्पादन का वितरण, ये आप खुद कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है भील तथा मीणा जनजातियों की तुलना निम्न शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। तो ये 2 जनजातियाँ थी जो अपन ने पढ़ा भी है। भील तथा मीणा जनजातियों की तुलना निम्न शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। पहला था क्षेत्र, सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था। तो देखो इनके बारे में भी आप वहाँ से सारी चीज़ें लिख सकते हो, भीलों के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कैसे रहते हैं, वहाँ के रीति रिवाज, है ना, उनकी सामाजिक जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है। इसी प्रकार से मीणा जनजाति की भी आपको सारी चीज़ें बताने हैं, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सारी चीज़ें, है ना। या आप इसके स्थान पर ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, राजस्थान में सतही जल संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, माही बजाज सागर परियोजना के 3 चरणों का समझाइए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। माही बजाज परियोजना जो अपन ने पढ़ी है उसको भी अपन आसानी से समझा सकते हैं। अभी आपने पाठ्य पुस्तक से देखना। तो इस प्रकार से ये बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण आपके पास में पेपर था। देखो इस पेपर के अंतर्गत आपको मैप भी दे रखे हैं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैप में समझा दूँ। ये भारत का मैप है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखना। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए जो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये भारत का मानचित्र है, और अपने से क्वेश्चन में भारत वाले में जो पूछा गया था उदयपुर, तो मैं आपको बता दूं कि उदयपुर जो आपको बढ़ना है ना, ये उदयपुर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। और एक था अपना नई दिल्ली, हाँ दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पे आप बता दोगे, ठीक है। और पटना, तो पटना यहाँ पे हो जाएगी। और एक पूछा था उसने अरब सागर, यहाँ पे पटना होगी। और एक पूछा था उसने बेंगलुरु, तो बेंगलुरु आपके नीचे की तरफ होगा। तो भारत के मानचित्र में तो इस तरह से ये बेंगलुरु यहाँ बेंगलुरु है, और यहाँ पे आपका उदयपुर है यू, और यहाँ पे आपकी दिल्ली है टी, और यहाँ पे आपकी पटना है पी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ऐसे इसने इसका भी दे रखा है, विश्व का मानचित्र भी है। इसमें भी आप देखिएगा विश्व के मानचित्र के अंतर्गत अपने को जो बढ़ने थे
इसमें अपने से पूछा गया था, एक तो उसने शिकागो, तो शिकागो उत्तरी अमेरिका में है, शिकागो आप यहाँ पे, ये शिकागो, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। और दूसरा था उसमें मास्को, तो मास्को यूरोप के अंतर्गत है, यहाँ से आप यहाँ पे भर सकते हो मास्को, एम, मास्को। और एक है जमशेदपुर, जमशेदपुर भारत में है, तो यहाँ पे आ जाओ नीचे, ठीक है, ये इधर है, यहाँ पे ये जो तीर का निशान लगा ना, इधर ऊपर नहीं है, वो गलत हो गया, यहाँ पे है, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ये आपको ये यहाँ पे है जमशेदपुर, ठीक है ना, ये यहाँ पे, तो ये जमशेदपुर वाला स्थान हो जाएगा। और एक पूछा था अपने से उसमें साओ पोलो, तो ये साओ पोलो यहाँ पे है भाई, दक्षिण अमेरिका में, साओ पोलो आप यहाँ पे बता सकते हो, चिली में साओ पोलो। तो ये 4 ये हो गए। और इसके अलावा अंत में एक और मानचित्र दिया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। वो था अपने पास में राजस्थान का। अब राजस्थान के मानचित्र में अपने से पूछा गया था कि ये 4 ज़िले कहाँ कहाँ हैं, तो आसान है, बहुत ही सरलता से अपन बता सकते हैं। एक तो था अपने पास में उदयपुर, तो उदयपुर आप यहाँ पे बताइएगा, उदयपुर, यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा, और इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया ये दोनों, और ये उदयपुर यहाँ पे, ठीक है, उदयपुर यहाँ रहेगा। और एक पूछा था राजसमंद, तो राजसमंद ये अपने पास में ये रहा। और एक पूछा था उसने अजमेर, तो अजमेर ये त्रिभुजाकार, ठीक। और एक पूछा था उसने नागौर, तो नागौर कटोरे की तरह होता है, अब नागौर कटोरे की तरह का ये रहा, ये 4 ज़िले हैं। तो ये 4 ज़िले उस समय आपसे पूछे गए थे। तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पेपर को पढ़ा। मैं आपको इतना बता दूं कि इस पेपर से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है, 2-5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो इसलिए विशेष तौर से इस पेपर को एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद सभी को।